स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। जो चैप्टर हम आज देखने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक इज द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet. Now, last lesson is ironically the first chapter of your Flamingo textbook. तो अल्फोंसे डॉडे जो है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। तो नेचुरली ही विल बी वेरी मच अटैच्ड टू हिज मदर लैंग्वेज, दैट इज हिज लैंग्वेज फ्रेंच। ये कहानी जो है ये सेट है इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो वॉर हुई थी फ्रांस और प्रशिया के बीच में। नाउ प्रशिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो प्रशियन कंट्रीज में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी और ये जो फ्रेंच कंट्रीज है फ्रांस में ऑब्वियसली फ्रेंच लैंग्वेज। जब प्रशिया ने फ्रेंच कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट किया, अपना कब्जा किया, they said that French language will not be used anymore. उन्होंने बोला कि फ्रांस में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, इंस्टेड जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने इम्पोज किया या फोर्स किया लोगों को बोलने का वो लैंग्वेज जो कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में थी। इसे हम लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बोलते हैं, यानी कि जो कंट्री पावर में है उसी की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये काम प्रशा ने किया, जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया वहां के लोगों के ऊपर। अब कहानी देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इट स्टार्ट्स विद द वर्ड आई। यहाँ पे आई जो है वो फ्रांस है, हमारे प्रोटैगनिस्ट। ही इज अ स्मॉल स्कूल गोइंग बॉय। तो फ्रांस जो है ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। वो बहुत लेट था और उसे लग रहा था कि उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि एम हैमिल फ्रांस के टीचर थे हु टॉट फ्रेंच लैंग्वेज, और उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स पे एक असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था, एंड फ्रांस हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो एक तो वो ऑलरेडी लेट था, दूसरी उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं याद किए थे। तो उसने सोचा कि स्कूल जाने के बदले जो बाहर बर्ड्स जो चर्प कर रहे हैं या फिर प्रशियन सोल्जर्स जो मार्च कर रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं और स्कूल ना जाऊं। ऐसे भी एक छोटे बच्चे के लिए स्कूल जाना और क्लास में पढ़ाई करने के बजाय ये सारी चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं फॉर अ स्मॉल चाइल्ड। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे जो टाउन हॉल होते हैं, यहाँ पे सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स होते हैं और सारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही थी। जब फ्रांस प्रशा से जब वॉर में डिफीटेड हुआ था, जो भी बुरी खबरें आई थी सब इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आई थी। लेकिन आज फ्रांस के पास इतना वक्त नहीं था कि वो रुक के देखे कि आज की जो बुरी खबर है वो क्या है। जैसे ही वो जा रहा था, वॉचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ है जो फ्रांस को अच्छी तरीके से जानता था, उसने उससे कहा कि तुम इतनी जल्दी में स्कूल क्यों जा रहे हो, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इस वक्त तो फ्रांस को ऐसा लगा कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वॉचर, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। बाद में उसे पता चलता है कि वॉचर ने आखिर ऐसा क्यों कहा। अब फ्रांस स्कूल पहुंचता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल मींस बहुत शोर शराबा होता था, पर आज स्कूल बहुत ही शांत था। यूजुअली जहां ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स होती थी, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सब साथ में लेसन को रिपीट करते थे लाउडली, with our hands over our ears to understand better। और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो लोग हमेशा अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रखते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर का रूलर था जिससे वो पनिश करते थे, वो हमेशा टेबल पे रैप होता रहता था। लेकिन आज ऐसा कोई भी कमोशन यानी कि शोर शराबा नहीं था। फ्रांस ने सोचा कि इसी शोर शराबे का फायदा उठा के वो चुपके से क्लास में घुस जाएगा, लेकिन आज तो वहां बहुत शांति थी और उसे सबके सामने से पूरी अटेंशन में अपनी क्लास से गुजरना पड़ा। उसे लगा कि अब तो एम हैमिल उसे बहुत डांटेंगे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड टू एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। उसे लगा वो बहुत शर्मिंदा था, उसे लगा कि एम हैमिल उसे बहुत डांटेंगे आज, बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ हुआ नहीं। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली एंड वेरी अनएक्सपेक्टेडली, एम हैमिल बहुत ही काइंड और पोलाइट वर्ड्स में उससे बोले
कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी प्लेस पे जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब ये जो फ्रांस है ये अपनी बेंच के ऊपर जाके बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. अब उसने ध्यान दिया कि एम हैमिल जो है उसने अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी है। ये ड्रेस वो तभी पहनते थे जब कोई बहुत खास ओकेजन हो, यानी कि इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो। पर आज ऐसा क्या था कि एम हैमिल ने अपने एक खास कपड़े पहने थे। उसके अलावा द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सोलिम। पूरा स्कूल ही बहुत सा अजीब सा और बहुत ही शांत, सोलिम मतलब बहुत सीरियस या फिर शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, आज वहां पे विलेज एल्डर्स यानी कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग बैठे थे। और इनमें कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे कि ओल्ड हाउसर, मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर। ओल्ड हाउसर के पास एक प्राइमर यानी कि अल्फाबेट्स की जो बुक होती है वो थी। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, जिस तरीके से बिल्कुल पोलाइटली एम हैमिल ने फ्रांस को अपनी सीट पे बैठने के लिए बोला था, उसी पोलाइट टोन में उन्होंने अनाउंस किया that my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब आखिर सबको पता चलता है कि क्यों एम हैमिल ने अपने नए कपड़े पहने हैं, क्यों सारा स्कूल इतना शांत है और क्यों विलेज एल्डर्स भी आज आए हैं क्लास में। बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। क्योंकि प्रशा ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, तो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से यानी कि जर्मन हेडक्वार्टर से कि अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा। तभी इस चैप्टर का टाइटल है द लास्ट लेसन, क्योंकि इस चैप्टर में जो लेसन है वो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज की। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, क्योंकि अब एम हैमिल तो फ्रेंच पढ़ाते हैं, वो जर्मन पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उनकी जगह एक नया टीचर कल से आएगा। एंड दिस लेसन, दिस क्लास इज अ ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो आखिरी लेसन है ये ट्रिब्यूट है या फिर रिस्पेक्ट है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, जो कि उनकी होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब ये जो वर्ड्स थे ये फ्रांस जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है उसके लिए बहुत शॉकिंग थे। ओ द wretches that was they had put up at the town hall। अब उसे रियलाइज होता है कि यही ऑर्डर जो है वो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे था। अब जो है ये हमारा जो कैरेक्टर है फ्रांस, उसे कभी से फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था, उसे क्लास अटेंड करना पसंद नहीं था। अब जब उसे पता चलता है कि ये लास्ट क्लास है फ्रेंच की, उसे रियलाइज होता है, रादर उसे रिग्रेट होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने पे ध्यान क्यों नहीं दिया। I hardly knew how to write. I should never learn anymore. अब उसे लगता है कि अब तो मैं कभी इससे ज्यादा सीख ही नहीं पाऊंगा। I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. फ्रांस बहुत दुखी होता है क्योंकि वो लेसन्स पढ़ने के बदले बाहर कभी बर्ड्स एग ढूंढने जाता था, कभी कहीं घूमने जाता था, तो उसे बहुत अफसोस होता है इन सारी चीजों का। He feels emotional attachment with his language। और जो उसकी सारी ग्रामर बुक्स, हिस्ट्री ऑफ द सेंस यानी कि हिस्ट्री बुक, ये सारी जो चीजें थी पहले जो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, अब उसे उन सारी चीजों से एक रिकनेक्शन, उसे एक इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश होने लगता है। उसे एम हैमिल जो कि पहले क्रैंकी लगते थे अपने रूलर से, जो वो जब वो पनिश करते थे सबको, अब वो भी उसे अच्छे लगने लगते हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। और इसीलिए उन्होंने आज अपने संडे क्लोथ्स यानी कि चर्च जाने वाले क्लोथ्स पहने थे। And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room। और इसीलिए गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आज आए थे अपना लास्ट रिस्पेक्ट देने फ्रेंच लैंग्वेज को, जो कि आज के बाद कभी नहीं पढ़ा या फिर पढ़ाया जाएगा वहां पे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite। और आज तो पार्टिसिपल्स की क्लास थी और फ्रांस को पार्टिसिपल्स के रूल बताने थे। अब फ्रांस सोचता है कि कुछ ऐसा होता जिससे मैं सही सही पार्टिसिपल्स के रूल बोल पाता,
लेकिन वो मिक्सअप हो जाता है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। नॉर्मली जब ऐसा होता, अगर वो गलती करता तो एम हैमिल उसे डांटते और पनिश करते, पर आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एडवाइस दिया, उन्होंने सजेशन दिया बच्चों को दैट आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज। वो बच्चों को समझाते हैं कि देखो, तुमने हर दिन अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसे ठीक से नहीं पढ़ा, उसे निग्लेक्ट किया। हर दिन हमने कहा खुद से, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत टाइम है, आई लर्न इट टुमारो। और इसी नेग्लिजेंस में हम अपनी मदर टंग पे, अपनी मदर लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने मदर टंग को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। और हम बोलते तो खुद को फ्रेंचमैन है, पर हमें ना तो अच्छे से बोलना आता है फ्रेंच लैंग्वेज, ना ही पढ़ना। तो ये सिचुएशन हमारे देश में भी है। अधिकतर लोगों को, हम बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अधिकतर लोगों को ना तो हिंदी अच्छे से बोलने आती है, ना ही लिखने पढ़ने। और एम हामिल पहले तो बोलते हैं कि इसमें बच्चों की गलती है, फिर वो ये भी बोलते हैं कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। वो बच्चों को स्कूल भेजने के बदले खेतों पर काम करने भेज देते हैं ताकि उनकी कुछ इनकम हो या फिर उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट हो। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश को गरीबी से निकालने के लिए और देश को दूसरों के कब्जे से बाहर निकालने के लिए। और उन्होंने बोला कि उनकी भी गलती है, कई बार वो पढ़ाने के बदले उन्होंने बच्चों को कहा कि गार्डन में पानी दे या फिर वो फिशिंग चले गए। तो तीनों की गलती है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड टीचर। इन तीनों के कलेक्टिव एफर्ट से ही किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीखा जाता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ चिल्ड्रन, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग अ लैंग्वेज हैज बीन एम्फसाइज्ड। Then from one thing to other, M. Hamill went on to talk of the French language. अब वो French language की importance के बारे में बच्चों को समझाते हैं that how important it is. It is the most glorious, important language in the world. It is the clearest, most logical things that we speak about our mother tongue because we are very much attached with it. वो ये भी बोलते हैं कि तभी तक लोगों को बंदी बनाया जा सकता है या फिर इंस्लेव किया जा सकता है जब तक उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज ना हो। अगर एक पर्सन अपने लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानता है, अगर वो पर्सन नॉलेजेबल है, उसने नॉलेज गेन की है, देन he will use his language to free himself and his country from the clutches of other people. तो लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को और अपने कंट्री को फ्री करने के लिए दूसरों के ऑपरेशन से। और उसके बाद एम हैमिल ने कुछ रूल्स पढ़ाए ग्रामर के। पहली बार जब फ्रांस ने ध्यान दिया, उसे लगा कि उसे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसे ऐसा लगा कि टीचर ने भी कभी उतने पेशेंस से नहीं एक्सप्लेन किया था, ना ही उसने कभी इतने पेशेंस से सुना था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद एक राइटिंग की क्लास हुई और उस दिन एम हैमिल ने सबको न्यू कॉपीज दी जिसपे ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था यूजिंग फ्रेंच अल्फाबेट्स। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स और वो जो नोटबुक्स थी वो छोटे छोटे फ्लैग्स जैसे लग रही थी। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. नॉर्मली बच्चे इतनी ध्यान से नहीं पढ़ाई करते थे, जब उन्हें पता चला कि दिस इज द लास्ट लेसन वो बहुत ही अटेंटिव थे। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स। सिर्फ लिखने की आवाज आ रही थी पेपर के ऊपर। कुछ बीटल्स यानी कि जो मधुमक्खी जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्लास में आए। और यूजुअली जब ऐसा होता था तो बच्चे बहुत शोर शराबा करने लगते थे, पर उस दिन किसी ने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। Rather, they were busy in tracing their fish hooks. Fish hooks refer to French alphabets. कुछ फ्रेंच अल्फाबेट्स जो होते हैं वो फिश हुक्स जैसे लगते हैं। तो बच्चे अपने फिश हुक्स को यानी कि फ्रेंच अल्फाबेट्स को ट्रेस करने में बिजी थे। They did not pay attention to the beetle. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at other. M. Hamill अपनी चेयर पे बैठ के बिल्कुल ही शांति से सारी चीजों को देख रहे थे, जैसे कि वो इन सारी मेमोरीज को हमेशा के लिए अपने मन में कैद करना चाह रहे हो। 40 साल से वो इस जगह पे पढ़ा रहे थे। 40 साल से सब कुछ वैसा ही था, सिवाय ये कि डेस्क और बेंच जो थे वो पुराने हो गए थे, पेड़ पौधे आसपास के बड़े हो गए थे।
तो फ्रांस ये सोचता है कि कितना डिफिकल्ट और हार्ट ब्रेकिंग होगा एम हैमिल के लिए अब 40 सालों के बाद इस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पे जाना, अपने प्रोफेशन को छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशन को लेना। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हैमिल बिल्कुल ही सिंसियरली सारे लेसन्स को सुनते हैं। उस राइटिंग क्लास के बाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने अल्फाबेट्स बा बे बी वो अपने अल्फाबेट्स को सीखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ABCD बच्चे सीखते हैं। Down there at the back of the room, old Hauser has put on his spectacles and holding his primer in both hands, spell the letters with them. और ओल्ड हाउसर जो थे वो मदद कर रहे थे बच्चों की अल्फाबेट्स सीखने में। सारे लोग बहुत ही इमोशनल थे, कुछ की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बहुत ही दुखी थे कि आज उनकी जो होम लैंग्वेज है, उनका जो मदर लैंग्वेज फ्रेंच है, उसकी आज लास्ट क्लास है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन। और अल्फोंसे डॉडे जब लिखते हैं तो वो बोलते हैं इतनी सालों बाद भी मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है अपना लास्ट लेसन। और जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो उन्हें प्रशंस के ड्रम बीटिंग की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि ये लास्ट क्लास जो है वो अब खत्म हो गया है। इसके बाद कभी भी इस क्लास में फ्रेंच ना पढ़ाया जाएगा ना पढ़ा जाएगा। एम हैमिल बोलते हैं माय फ्रेंड्स आई वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत दुखी हैं उनकी आवाज चोक हो जाती है। फिर वो ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और उस पे लिखते हैं विव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपने सर को वॉल के अगेंस्ट झुका के हम अपने हाथों से एक जेस्चर करते हैं और बोलते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और ये जो लास्ट लेसन है इन्हीं वर्ड्स के साथ विव ला फ्रांस, उसके साथ ये डिसमिस हो जाता है और लास्ट लेसन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाता है, which marks the end of teaching of French language in this classroom। तो बहुत ही सैड नोट पे ये कहानी एंड होती है। I hope this video was useful for you. If you like the video, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you, students.